हेलो गाइज, मैं हूं सुमन। आप सभी को साई श्रद्धा एजुकेशन यूट्यूब चैनल को स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग गुप्ता एंड गुप्ता बुक का डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर टॉपिक का ईच क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं विद कंसेप्ट वाइज। पहले से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक मैं डिस्कशन कर चुका हूं तीन पार्ट में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में। आप लोग पहले उसको देख लीजिए। उसके बाद ये पार्ट 4 जो है क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 40 तक मैं आज डिस्कशन करूंगा ईच क्वेश्चन को विद कंसेप्ट वाइज। ठीक है, पहले वो तीनों वीडियो देख लीजिए। वहां पे कुछ आपको दिक्कत रहेगा, कहीं पे आपको समझ में नहीं आया, वो कमेंट बॉक्स से उसी क्वेश्चन को लिख के भेज दीजिए, ताकि आने वाला कोई भी सीरीज में उसको मैं डिस्कशन पहले कर लूंगा। ठीक है गाइज, जो लोग परिवार में नए आए हैं पहले चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है वहां पे क्लिक कर दीजिए ताकि जितना भी आने वाला नोटिफिकेशन है आपको मिल जाएगा सारे वीडियो। ठीक है, हम लोग ये जो है सीरीज चल रहा है गुप्ता एंड गुप्ता बुक का, सर्वेइंग का भी चल रहा है और ये जो डिजाइन ऑफ कंक्रीट दोनों टॉपिक अभी चल रहा है। धीरे धीरे सारा टॉपिक अभी कवर होगा। ठीक है गाइज, बिना टाइम के अभी चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट 4 दिया गया है, उसको पढ़ते हैं पहले, उसको हिसाब से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है उसको डिटरमाइन करेंगे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील शुड बी बेस्ड ऑन इट्स यील्ड स्ट्रेस। ऑप्शन बी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील शुड बी बेस्ड ऑन द अल्टीमेट स्ट्रेस। ऑप्शन 3, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट शुड बी बेस्ड ऑन इट्स यील्ड स्ट्रेस। और ऑप्शन 4 में फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट शुड बी बेस्ड ऑन इट्स अल्टीमेट स्ट्रेस। मतलब यहाँ पे दो चीज हम लोग को दिखाई दे रही है, एक तो कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ स्टील पूछा गया है और कंक्रीट पूछा गया है, और एक यील्ड स्ट्रेस और एक अल्टीमेट स्ट्रेस पूछा गया है। ठीक है, अच्छा, ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है ना, जब वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन हम लोग करते हैं कोई भी एक कंक्रीट स्ट्रक्चर का, आरसीसी का, वहां पे हम लोग फैक्टर ऑफ जो सेफ्टी फैक्टर है वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं। स्टील के लिए लेते हैं, कंक्रीट के लिए लेते हैं। ठीक है ना, जैसे कि स्टील के लिए मेरे को लास्ट क्लास में आपको बताया था 1.8 लेते हैं, और कंक्रीट के लिए हम लोग 3 और 4 लेते हैं। डायरेक्ट बेंडिंग है तो उसको डायरेक्ट कंप्रेशन है, और बेंडिंग के लिए, टेंशन के लिए अलग अलग लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ स्टील वो किसके ऊपर बेसिस पे है, यहाँ पे अल्टीमेट स्ट्रेस है कि यील्ड स्ट्रेस। यहाँ पे याद रखना, स्टील आएगा तो उसको यील्ड स्ट्रेस पर बेस्ड है, और कंक्रीट आएगा तो उसका अल्टीमेट स्ट्रेस पर बेस्ड है। ठीक है, अल्टीमेट यील्ड स्ट्रेस क्या है ना, जो मैक्सिमम स्ट्रेस दैट मटेरियल कैन विथस्टैंड व्हाइल डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन से पहले वो कितना विथस्टैंड कर रहा है मैक्सिमम स्ट्रेस मटेरियल का, वो स्टील का वो यील्ड स्ट्रेंथ है। और अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या है ना, मैक्सिमम स्ट्रेंथ दैट एनी सॉलिड मटेरियल क्या है ना, कंक्रीट है, इज एबल टू विथस्टैंड बिफोर फेल्योर। फेल्योर से पहले वो जितना भी स्ट्रेंथ मैक्सिमम वो उसको विथस्टैंड रहेगा, मतलब प्रोटेक्ट कर पाए। जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगा वो कौन सा है, एक सॉलिड मटेरियल का, दैट इज कंक्रीट का है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया कि जो स्टील और कंक्रीट का जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो किसके बेस्ड अपन है ना, स्टील का हमारा यील्ड स्ट्रेस है और कंक्रीट का हमारा अल्टीमेट स्ट्रेस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, फॉर रेनफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन द शेप ऑफ शियर स्ट्रेस डायग्राम। अच्छा, हम लोग जो शियर स्ट्रेस डायग्राम है कोई भी एक बीम का, आरसीसी बीम का, रेक्टेंगुलर बीम का, उसका पूछा गया है कि क्या है, उसका शेप क्या है जो शियर स्ट्रेस डायग्राम का। ये देख लीजिए, ये जो शियर स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट जो आरसीसी का जो स्ट्रक्चर है वो पहले क्या है ना, जो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर में जो है वो पैराबोलिक रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कहाँ पे ऑप्शन में आपका पैराबोलिक है न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर में। ऑप्शन सी देख लीजिए कि हुल्ली पैराबोलिक तो नहीं है, हुल्ली रेक्टेंगुलर तो नहीं है, और ऑप्शन डी जो दिया गया है रेक्टेंगुलर एबव न्यूट्रल एक्सिस। अच्छा, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर में रेक्टेंगुलर है क्या, नहीं है ना, पैराबोलिक है। तो न्यूट्रल एक्सिस देख लीजिए, इधर जो एक्स यू दिखा गया वो डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस है, पहले पैराबोलिक हो गया है। तो इसका जो क्वेश्चन है कि द फॉर ए रेनफोर्स्ड कंक्रीट से द शेप ऑफ शियर स्ट्रेस डायग्राम पैराबोलिक एबव द न्यूट्रल एक्सिस है, मतलब जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट आ रहा है, बाकी सब रॉन्ग आ रहा है। तो ऑप्शन सी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, डायगोनल टेंशन इन ए बीम। अच्छा, ये डायगोनल टेंशन इन ए बीम उसको पहले थोड़ा सा देख लीजिए। इधर देखिए ड्राइंग में, देखिए एक सिंपली सपोर्टेड एक बीम है, दोनों एक साइड से आपका हिंज सपोर्ट है, एक साइड से आपका रोलर सपोर्ट है। ठीक है, और एक इसका जो न्यूट्रल एक्सिस दिया गया है। अच्छा, याद रखना कि कोई भी एक बीम के ऊपर मैं सेंट्रल एक पॉइंट लोड में प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना, कि यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में अप्लाई करूंगा, तो याद रखना उसका बॉटम में जो वर्टिकल क्रैक डेवलपमेंट होगा दैट इज फ्लेक्सर क्रैक उसको बोलते हैं। ठीक है, और जो इंक्लाइन क्रैक डेवलपमेंट होगा
कहाँ पे ना सपोर्ट और सेंटर के बीच में, दैट इज फ्लेक्सर शियर क्रैक उसको बोलते हैं। और जो डायगोनल जहां पे सपोर्ट में जो इंक्लाइन क्रैक डेवलपमेंट होगा, दैट इज डायगोनल टेंशन क्रैक, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, डायगोनल टेंशन इन ए बीम इज मैक्सिमम एट न्यूट्रल एक्सिस, नहीं है। डिक्रीजेस बिलो न्यूट्रल एक्सिस, नहीं है। इंक्रीजेस बिलो न्यूट्रल एक्सिस, हाँ, ये जो डायगोनल टेंशन इन ए बीम वो बिलो न्यूट्रल एक्सिस इंक्रीजेस है और डिक्रीजेस एबव न्यूट्रल एक्सिस, मतलब ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो है डायगोनल टेंशन का डेवलपमेंट होता है और ऊपर में उसका कुछ भी इफेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे जो बिलो न्यूट्रल एक्सिस है डायगोनल टेंशन अभी भी इंक्रीजेस करता है और एबव न्यूट्रल एक्सिस डिक्रीजेस करता है। इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, if a beam fails in bond then its bond strength can be increased most economically। अच्छा, कोई भी एक जो बीम है वो बॉन्ड की वजह से फेल्यूर हो रहा है, उसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो इकोनॉमिकली इंक्रीज कैसे करेगा, वो डायरेक्टली किसके ना डायमीटर ऑफ बार के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। इसका जो फॉर्मूला है ये देखिए कि अल्टीमेट बॉन्ड स्ट्रेस, स्ट्रेस का नॉर्मली जो हम लोग पढ़े कि स्ट्रेस अपन उसका रिस्पेक्टिव एरिया। अच्छा, यहाँ पे जो अल्टीमेट बॉन्ड स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है कि बॉन्ड फेल्योर लोड पीबी डिवाइडेड बाई पाई डी एल। डी क्या है इधर, डायमीटर ऑफ द बार है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका डायमीटर जितना ज्यादा हाइबी डायमीटर रहेगा उसका अल्टीमेट बॉन्ड स्ट्रेस वहां पे डिक्रीज करेगा क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। मतलब आपका जो डायमीटर ऑफ बार है वो क्या करना पड़ेगा, आपको कम रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका जो इफ ए बीम फेल्स इन बॉन्ड देन इट्स बॉन्ड स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज मोस्ट इकोनॉमिकली बाय यूजिंग थिनर बार्स बट मोर इन नंबर। मतलब डाया को हम लोग कम करेंगे बट इसका नंबर हम लोग बढ़ा सकते हैं, तो उसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज हो सकता है। समझ में आ रहा है, मतलब ये जो अल्टीमेट बॉन्ड स्ट्रेस है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाया ऑफ द बार। मतलब डाया ऑफ बार वो बढ़ेगा तो आपका अल्टीमेट बॉन्ड स्ट्रेस डिक्रीज करेगा और जो डाया ऑफ द बार वो डिक्रीज करेगा तो अल्टीमेट बॉन्ड स्ट्रेस इंक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या है, हम लोग थिनर बार यूज करेंगे बट मोर इन नंबर यूज करेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यूजिंग थिनर बार्स बट मोर इन नंबर्स। ओके गाइज, 35 question, if the nominal shear stress tau v exceeds the design shear strength of concrete tau c, the nominal shear reinforcement as per the IS 456 1978 shall be provided for carrying a shear stress equal to। अच्छा, ये जो है nominal shear stress है वो exceeds करेगा shear strength design shear strength of concrete। ये याद रखना कि दो कंडीशन है, इधर देखिए कि जब पहला कंडीशन क्या है कि जो टाउ भी नॉमिनल शियर स्ट्रेस जब लेस रहेगा डिजाइन शियर स्ट्रेंथ से, वहां पे हम लोग मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे एज पर द आईएस कोड 456। अच्छा, सेकंड कंडीशन क्या है, इफ द नॉमिनल शियर स्ट्रेस एक्सीड्स द टाउ सी, जो क्वेश्चन में हमारा पूछा गया है वहां पे वो पूछेगा तो शियर रेनफोर्समेंट क्या प्रोवाइड करेंगे ना, शियर रेनफोर्समेंट विल बी प्रोवाइडेड फॉर टाउ बी माइनस टाउ सी, जो रिजल्ट आएगा उसी हिसाब से हम लोग शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टाउ भी एक्सीड्स करता है टाउ सी से और टाउ भी एक्सीड्स कर रहा है टाउ सी से, मतलब हम लोग जो शियर रेनफोर्समेंट कैरिंग करेंगे शियर स्ट्रेस जो इक्वल होगा वो टाउ भी माइनस टाउ सी होगा, ठीक है। यह डायरेक्ट आईएस कोड में डायरेक्ट क्लियरली लिखा गया है। Question number 36. If the depth of the neutral axis in a beam is more than the depth of critical neutral axis, then the beam is called gas, balance section, under reinforced section, over reinforced section। हम तीनों को पहले देख लीजिएंगे। अच्छा देखिए, इधर हम लोग मैं बैलेंस सेक्शन का ड्राइंग किया हूँ, ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन किया हूँ, अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन का भी कर चुका हूँ। बैलेंस सेक्शन क्या है ना, सपोज यहाँ पे जैसे कि जो बीम का जो नीचे वाला पोर्शन है वो टेंशन जोन है और टेंशन जोन में कंक्रीट वीक रहता है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, अच्छा कंप्रेशन जोन में जो कंप्रेशन जोन न्यूट्रल एक्सिस का जो ऊपर वाला पार्ट है वो कंप्रेशन जोन है, नीचे वाला जो पार्ट है वो टेंशन जोन है, ठीक है। अच्छा, टेंशन जोन में कंक्रीट हमारा वीक रहता है, इसीलिए हम लोग क्या करें रेनफोर्समेंट उधर प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, तो ये बैलेंस सेक्शन क्यों किया गया है, क्योंकि जितना हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे टेंशन जोन में वो इक्वली कंप्रेशन जोन का जो कंप्रेशन जोन का जितना भी स्ट्रेंथ वो कैरी करेगा और टेंशन जोन भी उतना ही वो स्टील उसको कैरी कर लेगा, ठीक है। इसीलिए वो आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या बैलेंस सेक्शन हो जाएगा। अच्छा, जो डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस क्या है, इसको एक्सयू डिनोट करते हैं और जो एक्सयू मैक्स है वो डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस इन बैलेंस सेक्शन और क्रिटिकल सेक्शन है। और ये बैलेंस सेक्शन में दोनों का जो वैल्यू है वो सेम रहता है, क्योंकि कंप्रेशन जोन का कंक्रीट उतना भी स्ट्रेस लोड कैरी करेगा, स्ट्रेस को ये करेगा, और यहाँ पे टेंशन जोन में स्टील भी उतना ही स्ट्रेस को रेजिस्ट करेगा, ठीक है। ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन क्या है, देखिए मैं बैलेंस सेक्शन
3 नंबर पर स्टील दिया हूँ, लेकिन ओवर एनफोर्स सेक्शन में देखिए मैं 3 नंबर स्टील को बढ़ा के 4 कर दिया हूँ। अच्छा, मैं 4 एनफोर्समेंट कर दिया, मतलब देखो जो कंप्रेशन जोन में जो कंक्रीट है वो जितना भी लोड को कैरी करेगा, और टेंशन जोन में जो स्टील क्या है जितना करना चाहिए और ज्यादा स्टील हो गया, मतलब क्या होगा ना, आपका जो न्यूट्रल एक्सिस जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल से क्या क्या ना वो डाउन हो जाए, क्योंकि कंक्रीट को और भी कुछ मटेरियल चाहिए कि उतना जितना स्टील जितना लोड कैरी कर रहा है उतना कंक्रीट को रेजिस्ट करने के लिए उसको और कंक्रीट सरफेस जरूरत है, इसीलिए जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है वो डाउन हो गया है। ठीक है, तो जो एक्सयू है डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस वो मोर हो रहा है एज कंपेयर टू द डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल इन बैलेंस सेक्शन। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, इफ द डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस इन ए बीम इज मोर देन, मतलब एक्सयू इज मोर देन द डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सयू मैक्स। इधर देखिए इसका आंसर ऑप्शन आपका ओवर एनफोर्स सेक्शन हो जाएगा, क्योंकि बैलेंस सेक्शन में जितना हम लोग स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं उससे ज्यादा स्टील ओवर एनफोर्स में हम लोग जब प्रोवाइड करेंगे, तो जितना स्टील टेंशन जोन में वो जितना लोड को कैरी करेगा वो कंक्रीट भी उतना करना चाहिए, तो उसके बाद ही तो दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि कंक्रीट जो है उसको और भी सरफेस चाहिए, और भी एरिया चाहिए, और भी उसको चाहिए, ताकि वो जितना स्टील लोड को कैरी करे उतना वो कैरी कर पाए। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो न्यूट्रल एक्सिस है जो डेप्थ ऑफ वो डाउन आ जाएगा, जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है और नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस है वो मोर देन द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। तो आपका करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, आपका ये इधर ओवर एनफोर्स सेक्शन, आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, अच्छा अंडर एनफोर्स सेक्शन क्या है ना, देखिए मैं बैलेंस सेक्शन में 3 नंबर ऑफ स्टील दिया हूँ, लेकिन यहाँ पे अंडर में से उसको वहां से भी कम कर चुका हूँ। ठीक है, 2 एनफोर्समेंट दे रहा हूँ इधर, तो यहाँ पे क्या होगा, अच्छा देखो यहाँ पे स्टील का जो एरिया है वो कम हो गया, और इधर स्टील इधर कम हो गया। कंप्रेशन जोन में कंक्रीट का जितना लोड कैरी करेगा, टेंशन जोन में स्टील और कंक्रीट दोनों है उतना भी कैरी करेगा, तो ये स्टील इधर कम हो गया, मतलब ये जो टेंशन जोन में उसको और भी कंक्रीट सरफेस चाहिए कि उतना वो काउंटरैक्ट कर पाए कि कंप्रेशन जोन का लोड कैरिंग कैपेसिटी के साथ। तो इधर आपका न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा ना, जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो आपका जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जहां पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपका डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस वो लेस रहेगा कहां से ना, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से, उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे कि अंडर एनफोर्स सेक्शन। आई होप आप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन, if the depth of the neutral axis for a single reinforced rectangular section is represented by k into d in working stress design, the value of k for a balance section। ये एक फॉर्मूला है जो वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन का है, उसको याद रख लेना है कि द वैल्यू ऑफ k फॉर बैलेंस सेक्शन क्या होना चाहिए। इधर देख लीजिए कि द डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस का जो फॉर्मूला है k इंटू डी है, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, और जो k का वैल्यू क्या है ना 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3/280 सिग्मा st। याद रखना जो k का वैल्यू है 1/1 प्लस 3/280 सिग्मा st। सिग्मा st क्या है ना, परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील, मतलब जो k का वैल्यू डायरेक्टली डिपेंड करता है कि परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील। तो इधर देख लीजिए, तो आंसर ऑप्शन पहला ऑप्शन देख लीजिए कि डिपेंड्स ऑन सिग्मा st ओनली। हाँ, ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है द वैल्यू ऑफ k फॉर बैलेंस सेक्शन डिपेंड्स अपॉन द सिग्मा st ओनली। आपका सिग्मा st का वैल्यू है तो आपको k का वैल्यू मिल जाएगा, k का वैल्यू मिल जाएगा, तो आपको जो डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस k इंटू डी वो आपको वैल्यू मिल जाएगा। ओके गाइस, 38 क्वेश्चन, इफ द परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील इन टेंशन 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर, मतलब सिग्मा st वैल्यू आप दे दिया है, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि सिग्मा st के ऊपर आपका k का वैल्यू डिपेंड कर रहा है। देन द डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस फॉर अ सिंगल रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर बैलेंस सेक्शन विल बी, हाँ वही सेम फॉर्मूला है कि k इंटू डी का पूछा गया है वैल्यू, क्योंकि डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस आपका k इंटू डी है। 38 नंबर देख लीजिए, परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील इन टेंशन 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर, डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस दैट इज k इंटू टी। k का वैल्यू हम लोग को पता है 1/1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3/280 सिग्मा st। अच्छा, d का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, लेकिन सिग्मा st का वैल्यू हमको पता है। सिग्मा st वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर, उसको वहां पे पुट करेंगे तो इसका वैल्यू जो आ जाएगा 0.4 d, और आंसर ऑप्शन में देखिए ऑप्शन बी में है 0.4 d। ठीक है गाइज, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एज पर IS 456 शैल बी टेकन एज। हाँ, ये आपको सबको याद होना चाहिए, याद तो होगा शायद, और नहीं है तो फिर इसको याद रख लीजिए कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एज पर द IS 456 दैट इज 2 into 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। 2 into 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। इधर देखिए ऑप्शन सी में देखिए 200 इंटू किलो न्यूटन, किलो न्यूटन मतलब क्या 1000 न्यूटन, मतलब 2 into 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इधर, ठीक है। 2 into 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर और 200 इंटू किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट टू बी यूज्ड इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट एज पर IS 456 1978। ये याद रखना, जब 1978 का कोड था IS 456 का, वहां पे जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिनिमम था वो वहां M15 था, लेकिन अभी 2000 आईएस कोड आ चुका है जिसके हिसाब से आपका जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट टू बी यूज्ड फॉर रेनफोर्स्ड कंक्रीट एज पर IS 456 2000 इज M20। तो दोनों की याद रख लीजिए, 1978 पूछेगा था M15 और M20 पूछेगा, IS 456 2000 पूछेगा था M20 है, ठीक है। और आशा करता हूँ आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। कहीं पे आपको दिक्कत लग रहा है कोई भी कंसेप्ट को, उसको कमेंट बॉक्स में उसी क्वेश्चन को लिख दीजिए, ताकि मैं आने वाले सेक्शन में उसको दोबारा डिस्कशन कर लूंगा और अच्छे से वही में आपको डिस्कशन कर लूंगा, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि 10 से 15 मिनट के अंदर सारे जो जितने भी 10 क्वेश्चन है उसको डिस्कशन करने के लिए, ठीक है गाइस। थैंक यू, और कमेंट कर जरूर बताए आपको क्लास कैसा लग रहा है, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।